सबसे बड़ी आबादी है, 52% की आबादी है, उस 52% की आबादी को इस बात के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है, हिजड़ों की भी गिनती होती है, मगर हमारी गिनती नहीं है। अगर आप ये बात लोगों को समझाते कि गिनती से क्या फायदा है, गिनती क्यों होनी चाहिए, तो लोगों को समझ में आता। मगर जितने देर से वक्ता बोल रहे हैं ये बात नहीं समझा रहे। जो बात नहीं समझा सकते वही समझा रहे, जो समझा सकते हैं वो नहीं समझा रहे। तो हमें जो हमारे बोलने वाले लोग हैं उनको अपने इसमें सुधार करना होगा कि हम क्या बात समझा सकते हैं और क्या बात नहीं समझा सकते हैं। पहले कौन सी बात समझा सकते हैं, बाद में कौन सी बात समझा सकते हैं। मान लो आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी है। डॉक्टर ने आपको दवा लिखा और कहा सुबह नाश्ते के टाइम पर एक गोली खा लेना, और फिर दोपहर में जब खाना खाना तो 2 गोली खा लेना, इधर साइड यहाँ से 2 गोली खा लेना, और शाम को सोते समय 1 गोली खा लेना। ऐसे 15 दिन खाना और 15 दिन बाद फिर मुझे बताना कि फायदा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आप ज्यादा समझदार निकले, आपने सोचा साला ये टाइम पर खाना पड़ेगा, सुबह नाश्ते के टाइम पर खाना पड़ेगा, फिर दोपहर में खाने के टाइम पर खाना पड़ेगा, फिर रात में सोने के टाइम पर खाना पड़ेगा, और फिर 15 दिन तक ऐसे खाना पड़ेगा। ये तो बड़ा कठिन काम है। ऐसा करते हैं एक बार में ही सारी 15 दिन की दवा खा लेते हैं, तुरंत ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर 15 दिन का कोर्स तो नाजायज ही बता रहा है। दवा वही है, अगर एक दिन खा लेंगे, 15 दिन की खा लेंगे, एक साथ ही फायदा हो जाएगा। तो मरीज बचेगा कि ऊपर चला जाएगा? तो बचेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने तय किया है कि कौन सी गोली खाली पेट खानी है, कौन सी गोली नाश्ते के बाद खानी है, कौन सी गोली खाने के बाद खानी है, कौन सी गोली हफ्ते भर बाद खानी है, ये डॉक्टर ने तय किया है। मगर आप डॉक्टर का रूल फॉलो नहीं कर रहे। ऐसे ही विचारों की भी गोली, जैसे शरीर को स्वस्थ करने की गोली है, वैसे दिमाग को भी स्वस्थ करने की गोली है। जो आप लोग बोल रहे थे गलत नहीं बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, मगर जो सही बोल रहे थे वो गोली बाद वाली है, वो खाली पेट वाली नहीं है। मगर आप खाली पेट पे खिला रहे हो तो नुकसान होगा, उसका फायदा नहीं होगा। फिर आप सोचते हो अरे हम तो ओबीसी को इतना समझाते, हम तो ओबीसी को इतना बताते हैं, अरे फिर भी ओबीसी हमारे साथ नहीं खड़ा होता। अरे जब खाने के बाद वाली गोली को खाली पेट खिला दोगे तो साथ में कैसे खड़ा होगा? तो हमें समझने की जरूरत है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। युद्ध शास्त्र का नियम है। क्या नियम है युद्ध शास्त्र का? अगर आप दुश्मन के ऊपर वार कर रहे हो, कहां करोगे? जो उसका कमजोर पॉइंट है वहां वार करोगे। अगर आप दुश्मन से लड़ाई लड़ रहे हो तो कहां वार करोगे? जो उसका कमजोर पॉइंट है वहां वार करोगे। मगर हमारे लोग कहां वार करते हैं? जो उसका सबसे मजबूत पॉइंट है वहां वार करते हैं। तो विज्ञान का नियम है, जितना तेजी से वार करोगे उतना तेजी से वापस, जितना तेजी से करोगे उतना तेजी से वापस आएगा, आपको ही लगेगा। तो समझने की जरूरत है। 3.5% के लोग जो संख्या में कम हैं, जो अपने वोट से गांव में पंच का चुनाव नहीं जीत सकते, सरपंच का चुनाव नहीं जीत सकते, वो लोग देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन तय कर रहा है? 3.5% के लोग तय कर रहे हैं।
अगर किसी ओबीसी को पूछो, किसी एससी को पूछो, किसी एसटी को पूछो, किसी माइनॉरिटी को पूछो, अरे भाई 90% 85% ज्यादा होता है या 3.5% ज्यादा होता है, तो अनपढ़ जाहिल आदमी भी ये कहेगा कि भाई साहब 3.5 तो बहुत कम होता है, 85% बहुत ज्यादा होता है, 52% बहुत ज्यादा होता है। तो उसको दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि भाई साहब जब 85% ज्यादा होता है तो गली से लेकर दिल्ली तक 3.5 वाले कब्जा क्यों किए हुए? उसके दिमाग की बत्ती जलेगी। ये पूछोगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी, और जो पूछते हो उससे दिमाग की बत्ती बंद हो जाती है जलने के बजाय। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि उसको बताया गया। आप तर्क करते हो, उसको बताया गया कि धर्म पर तर्क नहीं हो सकता। आप तर्क करते हो, उसको बताया गया धर्म पर तर्क नहीं हो सकता। जो धर्म पर तर्क करता हो नास्तिक है, जो नास्तिक है उसको पाप लगता नहीं है, जो उसकी बात सुनता है उसको पाप लगता है। तो आपको तो लगने वाला नहीं है, सुनने वाले को लगने वाला है। तो सुनने वाला 3 किलोमीटर की दूरी आपसे बना लेता है, आपके इर्द गिर्द कहीं दिखाई नहीं देता है, और आपके साथ जुड़ने के बजाय टूट जाता है। हमारे लोग किसी ओबीसी के घर में जाते हैं तो क्या समझाने के लिए जाते हैं? जाति आधारित जनगणना समझाने के लिए जाते हैं। घर में गए, घर वाली को उसने बोला, अरे भाई गौतम जी आए हैं, पानी वानी लेके आ जाओ। तो घर वाली पानी वानी निकाल रही है, तब तक गौतम जी ने दीवार पर देख लिया। अब गौतम जी ने दीवार पर देख लिया फोटो, तो गौतम जी शुरू हो गए। अब जाति जनगणना गौतम जी भूल गए और दीवार के फोटो की व्याख्या करना गौतम जी ने शुरू कर दिया। अब जाति जनगणना गया हवा में, और जो दीवार पर फोटो लगा है उस पर चर्चा शुरू हो गई। अब चर्चा शुरू हो गई, होते होते वो बर्दाश्त कर रहा है, जिसके घर में गए बर्दाश्त कर रहा है कि गौतम जी अब चुप हो जाए, गौतम जी अब चुप हो जाए, गौतम जी अब चुप हो जाए, गौतम जी अब चुप हो जाए। गौतम जी चुप होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, गौतम जी अब बात मत करो, बाप चले जाओ। तो पानी से भी गए, चाय से भी गए, और समझाने से भी गए, और जोड़ने से भी। समझो, बात को समझो, क्योंकि मैं जब से यहां बैठा हूं तब से सुन रहा हूं। मैं सुनता भी बहुत इंटरेस्ट से हूं, क्योंकि अगर किसी को समझाना है तो पहले उसको समझना जरूरी होता है। जब हम उसको समझ जाएंगे तब हम उसको समझा ले जाएंगे। जब हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो उसको समझा नहीं पाएंगे। इसलिए सुनता भी ध्यान से हूं। तो आप लोगों को जब से बैठा हूं ध्यान से सुन रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये कोई ओबीसी सम्मेलन नहीं है, ये कोई धर्म सम्मेलन चल रहा है, ओबीसी सम्मेलन नहीं चल रहा है, ऐसा सुनने से लग रहा था। तो इसलिए मैं आपको ये बातें थोड़ा हिदायत के तौर पर बता रहा हूं कि परिवर्तन करो, पढ़ो ना। अरे नहीं पढ़ सकते तो सुनो, वामन मेश्राम साहब को सुनो, हमारे वीडियो अवेलेबल है, सुनो। नहीं पढ़ सकते सुनो, और सुनो और सुनकर बोलो, क्योंकि हम लोगों की समस्या है, पढ़ने में बहुत झंझट है। कभी कभी किताब उठा भी लिए पढ़ने के लिए तो तुरंत ही नींद आ जाती है। वैसे नींद भले ना आए, पढ़ने के लिए किताब उठाया तो तुरंत नींद आ जाती है। तो ये बड़ी झंझट का काम है पढ़ने का। तो हमारे समाज के लोगों से तो होता ही नहीं। मैं तो ओबीसी के लोगों को पूछता हूं कि अरे भाई मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा क्या? तो हमारे ओबीसी समाज के लोग क्या कहते पता है? नहीं पढ़ा। और कहते समय ऐसा चेहरा देखते हैं कि जैसे हमने उनसे मंडल कमीशन नहीं पूछा है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च उनसे पूछ लिया कि मंडल कमीशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अरे जिस मंडल कमीशन की वजह से तुम्हें 27% आरक्षण मिलता है, तुम्हारे बच्चे नौकरी पाते हैं, तुमने उस मंडल कमीशन को नहीं पढ़ा, क्या करोगे? जिससे तुमको अधिकार मिलता है वो नहीं पढ़ा तो क्या करोगे? तो ये बहुत बड़ी झंझट है। ओबीसी समाज को ये बहुत बड़ी झंझट लगती है जो पढ़ने लिखने का काम है। मगर साथियों, हमको अगर इलाज करना है तो डॉक्टर को सही तरीका अपनाना पड़े।
मान लो कोई व्यक्ति हार्निया का पेशेंट है और सर्जन के पास में गया और सर्जन को कहा, सर्जन ने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसने कहा कर दो। सर्जन ने अस्तुरा उठाया, चीरना शुरू किया, तो मरीज कितना मिनट रुकेगा उसके पास? तो सर्जन भी क्या करता है, पहले शून्य वाला इंजेक्शन लगाता है, तब फाड़ता है ताकि इसको दर्द नहीं होनी चाहिए। और हमारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, शून्य वाला इंजेक्शन नहीं लगा रहे, डायरेक्ट ही फाड़ रहे हैं। तो डायरेक्ट फाड़ोगे तो क्या होगा, डायरेक्ट फाड़ोगे तो उसका नुकसान होगा। इसलिए तरीके से काम करने की जरूरत है। तरीके से काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, बिना तरीके के काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को समझने की जरूरत है। 75 साल आजादी को जानवरों की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। अमृतकाल मनाया जा रहा है। क्या कभी हम लोगों ने पूछा कि अरे भाई चलो 75 साल में आजादी से अमृत निकला, तो उस अमृत में शेड्यूल कास्ट को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब को कितना अमृत मिला, ओबीसी को कितना अमृत मिला, माइनॉरिटीज को कितना अमृत मिला? अरे 75 साल में अमृत निकला तभी तो अमृत काल मनाया जा रहा है। उस अमृत में हम लोगों को कितना अमृत मिला, क्या पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? हम पूछते कहाँ है, हम तो सुनते हैं, करते हैं। वो बता दिए, हम प्रचार कर रहे हैं। तो साथियों, अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और हम कोई काम कर रहे हैं तो सोच और समझ करके लड़ाई लड़ने की जरूरत है। बिना सोचे समझे लड़ाई लड़ोगे फेल हो जाओगे। इसलिए सोच समझ कर लड़ाई लड़ने की जरूरत। हमारे लोग सोचते कम है, भावना में ज्यादा आ जाते हैं। और जब भावना में ज्यादा आ जाते हैं तो उनको नुकसान हो जाता है। सोचते कम और भावना में ज्यादा आ जाते हैं। भावना में आने से भावना में बह जाते हैं, और भावना में बह जाते हैं तो उनको नुकसान एक बार नहीं बार बार होता है। 75 साल में ओबीसी का मुद्दा क्यों नहीं हल हुआ पता है? इसीलिए नहीं हल। जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो हमारे लोगों को क्या बताया गया, हमारे लोगों को क्या समझाया गया? हमारे लोगों को बताया गया, समझाया गया कि जब तक अंग्रेज भारत में हैं तुम्हारी समस्याएं हैं। जिस दिन अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो हमारे बाप दादा पूर्वजों ने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ने का काम किया। हमारे भी परिवार से हमारे एक दादाजी आजाद हिंद फौज में। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने, भगत सिंह जैसा नौजवान भरी जवानी में फांसी के फंदे पर चढ़ गया, शहीद हो गया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने देश में आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए लाठी खाया, डंडे खाए, जेल गए, फांसी के फंदे पर लटक गए, गोलियां खाई। किस आशा उम्मीद के साथ कि चलो आज हमें भले ही लाठी पड़े, आज भले ही हमको डंडे खाने पड़ेंगे, आज भले ही हमको जेल जाना पड़ेगा, आज भले ही हमको गोली खानी पड़ेगी या फांसी के फंदे पर लटकना पड़ेगा, लेकिन कल जब ये देश आजाद हो जाएगा तो हमारे बच्चे आजाद हो जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि आजादी के 75 साल में हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो सवाल ये नया पैदा हो गया कि जब अंग्रेज देश में थे तब तो ये बताया जा रहा था, ये समझाया जा रहा था कि अंग्रेजों की वजह से हमारी समस्याएं हैं और अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ देंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 75 साल से अंग्रेज चले, आज तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो सोचने की जरूरत आ गई, समझने की जरूरत आ गई, रिव्यू समीक्षा करने की जरूरत आ गई। हम में से कुछ लोग सोचने लगे कि अरे भाई अंग्रेज थे, विदेशी थे, तो वो समस्या के कारण थे क्योंकि हम उनके गुलाम थे। लेकिन अंग्रेज चले गए और उनके जाने के 75 साल हो गए और 75 साल होने के बावजूद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? तो बहुत सारे लोगों ने खोजा, जानकारी निकाला। जब जानकारी निकाला तो जानकारी निकल कर सामने आई कि इस देश में अंग्रेज बाद में आए,
मुगल बाद में आए, और अंग्रेजों और मुगलों से पहले इस देश में यूरेशिया से चलकर ब्राह्मण भारत में आए। ऐसा पढ़ाया जाता है। कक्षा 6 की किताब में भी पढ़ाया जाता था, अभी सरकार ने थोड़ा उसमें बदल दिया है, फिर भी है, पढ़ाया जाता है, काल्पनिक नहीं बोल रहा। तो अंग्रेजों और मुगलों के पहले कौन आए? ब्राह्मण आए इस देश। तो अंग्रेज तो चले गए, मुगल मर गए, खप गए, जो बचे खुचे थे पाकिस्तान चले गए। भारत में मुगल नहीं है, मुसलमान है। मुगल अलग है, मुसलमान अलग है। हमारे लोगों को भ्रम पैदा किया जाता है कि मुगल और मुसलमान एक ही, और हमारे लोगों को लड़ाया जाता है। मुगल अलग थे, मुसलमान यहीं के लोग हैं, हम ही से धर्म परिवर्तन करके मुसलमान, SC ST OBC से ही धर्म परिवर्तित करके मुसलमान हो गए। आप नाम उठाकर देख लो, 4, 6, 10 पीढ़ी पीछे चले जाओ, 100 साल 200 साल पीछे चले जाओ, देखोगे नाम, जब देखोगे तो क्या पता चलेगा? 200 साल 300 साल पहले पीछे तो पता चलेगा तुम्हारा नाम, उसका नाम, तुम्हारे बाप का नाम, उसके बाप का नाम एक जैसा। क्यों? क्योंकि वो धर्म परिवर्तित। क्यों धर्म परिवर्तित हुए? क्योंकि जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया था, जाति व्यवस्था बनाया था, और वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, महिलाओं की गुलामी के आधार पर, और आदिवासियों के सेग्रीगेशन, मतलब आदिवासियों को जंगलों में रहने की व्यवस्था उन लोगों ने बनाई। ये जो शोषण की व्यवस्था थी, इस शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लोगों को रास्ता मिला। कौन सा रास्ता मिला? जब देश में इस्लाम आया, सूफी संतों ने लेके आए इस्लाम को, तो उन्होंने देखा, अरे भाई ये तो रामदास को मंदिर में जाने की कोई अधिकार ही नहीं है, रामदास को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, रामदास का छुआ कोई खाता नहीं है, रामदास के गले में मटका बंधा हुआ, पीछे झाड़ू बंधा हुआ है, थूकता है तो मटके में थूकता है, चलता है तो अपने ही पैरों के निशान मिटाते हुए चलता है। तो उन्होंने कहा यार रामदास भी तो आदमी है, ये भी तो इंसान है, जैसे ये इंसान है वैसे ये इंसान है, फिर इस इंसान को सारे अधिकार है, इस इंसान को अधिकार नहीं है, क्यों नहीं है? तो उसने रामदास को कहा, इस्लाम के प्रचारक ने रामदास को कहा, अरे रामदास हमारे साथ बैठो चटाई पर, खाना खाते। अब रामदास को तो कितनी बड़ी बात मिल गई। अरे जिसको दूर से भगाया जाता था, जिसका छुआ नहीं खाया जाता था, उसको जब चटाई पर किसी आदमी ने बैठा लिया तो उसको कितनी बड़ी बात। हमारे साथ चलो मस्जिद में नमाज पढ़ो, हमारे साथ खड़े होकर के, कितनी बड़ी बात मिल गई। जिसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, ये कोई पुराने जमाने की बात नहीं, आज भी होता है। रामनाथ कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे, पुष्कर के मंदिर में गए, ब्राह्मणों ने रामनाथ कोविंद जी को, राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया मंदिर में। हमारे हैरू गैरू की बात नहीं है, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, उनको मंदिर में नहीं घुसने। बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान हैं, जब काला राम मंदिर में प्रवेश करने के लिए गए तो उनका सर फोड़ दिया गया। तो ये जो व्यवस्था, ये व्यवस्था अंग्रेजों ने नहीं बनाई, ये व्यवस्था मुगलों ने नहीं बनाई। ये व्यवस्था जो आज भी है, जातिवाद के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई। अब तो मोहन भागवत जी ने ही कह दिया, हमारे पुरखों ने बनाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा खबर अखबार में शायद, कि भागवत जी ने कहा कि ये जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई। देश भर के ब्राह्मणों ने भागवत जी का विरोध करना शुरू कर दिया। कहा ये सही बात क्यों बोल दिया? तुमको हम लोग नेता मानते हैं, तो ये सही बात बोलकर हमारी बदनामी करने के लिए नेता मानेंगे तुमको? नहीं मानेंगे। भागवत जी को डर लगा कि ब्राह्मण लोग नेता नहीं मानेंगे, तो भागवत जी ने थोड़ा चालाकी से दूसरा स्टेटमेंट दिया। कहा हमने ये कहा था कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई, हमने ये नहीं कहा कि ब्राह्मणों ने बनाई।
पंडित का मतलब विद्वान होता है। अच्छा, आपके यहां पंडित किसको कहा जाता है? देश भर में पंडित ब्राह्मण को ही कहा जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर के पास इतनी डिग्रियां थी, उन्हें पंडित नहीं कहा। अच्छा, आजादी की लड़ाई में गांधी जी भी बहुत बड़े नेता थे, सबसे बड़े तो वही थे। उनके नीचे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे और तमाम लोग थे। मगर पंडित किसको कहा जाता है? अगर विद्वता के आधार पर पंडित कहने की बात होती फिर तो गांधी जी पंडित कहने के हकदार थे। मगर गांधी जी वर्ण व्यवस्था में वैश्य थे, तीसरे पायदान पर थे, तो सबका नेता होने के बावजूद भी पंडित की उपाधि गांधी जी को नहीं मिली। पंडित नेहरू जी को ही कहा जाता था, क्योंकि नेहरू जी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे। जब ब्राह्मण फंसते हैं तो क्या कहते हैं? पंडित का मतलब विद्वान होता है, ब्राह्मण का मतलब विद्वान होता है। जब फंसते हैं तब कहते विद्वान होता है, और नहीं तो हम ही हैं, पैदा नहीं हुए हम ही पंडित है, बाकी कोई दूसरा पंडित नहीं है। लेकिन जब फंस जाते हैं, नहीं नहीं तो विद्वान को कहा जाता है, हमें थोड़े ही कहा जाता है। जब फंस गए भागवत जी, कह रहे हैं विद्वान को कहा जाता है, तो हमने कहा चलो भागवत जी की बात मानना ही पड़ेगा। अरे देश में उनकी सरकार है तो बात तो थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा ना। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं कि भागवत जी ने कहा कि पंडितों ने बनाई, और पंडित का मतलब विद्वान होता है, तो पता करते हैं कि वो पंडित कौन सी जाति का था, वो जो विद्वान था वो कौन सी जाति का था। अब मान लो किसी केवट ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी कुर्मी ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी चमार ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी महार ने जाति व्यवस्था बनाई होती, किसी यादव ने जाति व्यवस्था बनाई होती, तो बनाने वाला इतना मूर्ख होगा कि वो अपने को ही नीचे रखेगा लात जूता खाने के लिए। बनाने वाला इतना मूर्ख हो सकता है कि लात जूता खाने के लिए खुद को ही नीचे रखे? इतना मूर्ख तो बनाने वाला नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जाति व्यवस्था जो बनाने का काम किया, वो जो सबसे ऊपर है जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में, उन लोगों ने जाति व्यवस्था बनाने का काम किया। अब जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर ब्राह्मण है। बनाने का काम किसने किया? जो सबसे ऊपर है उसने किया। एकलव्य की कहानी सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? एकलव्य जब गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, गुरु द्रोणाचार्य को कहा कि गुरुजी हमें धनुर्विद्या सिखा दो। तो गुरुजी ने कहा तुम्हारा कुल क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? जैसे एकलव्य ने कुल गोत्र बताया, कहा तुम्हारे लिए धनुर्विद्या नहीं। तो अंग्रेज रोक रहे थे एकलव्य को कि मुगल रोक रहे थे एकलव्य? अंग्रेज और मुगल तो तब थे नहीं, तो अंग्रेज और मुगल तो रोक नहीं रहे थे एकलव्य को। फिर रोक कौन रहा था एकलव्य को? गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण एकलव्य को धनुर्विद्या सीखने से रोक रहा था। और जब एकलव्य ने ठान ही लिया कि गुरुजी शिक्षा दे चाहे ना दे, हमें धनुर्धर बनना ही बनना है, तो एकलव्य ने स्वतः अभ्यास किया, स्वतः प्रयास किया, और स्वतः अभ्यास और स्वतः प्रयास करके क्या किया? सबसे बड़ा धनुर्धर बना। और जब एकलव्य सबसे बड़े धनुर्धर बन गए, तो अर्जुन ने देखा, द्रोणाचार्य को कहा गुरुजी ये विद्या आपने हमको नहीं सिखाई, दूसरे को सिखा दिया। द्रोणाचार्य भी टेंशन में आ गए, उनको ये विद्या आती होती तब तो सिखाते, द्रोणाचार्य को भी नहीं आती थी तो अर्जुन को कैसे सिखाते? तो द्रोणाचार्य ने भी कहा चलो देखते हैं कौन है भाई ये धनुर्विद्या इतना ज्यादा। तो गए तो उन्होंने एकलव्य को देखा, तो लिखा गया है कि उन्होंने कहा कि तुमने हमें गुरु माना है, गुरु दक्षिणा दो। तो गुरु दक्षिणा में उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। मेरा आप लोगों से सवाल, गुरु द्रोणाचार्य शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे? मुझे आज तक मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर गुरु द्रोणाचार्य मांसाहारी भी थे तो क्या एकलव्य के अंगूठे के मांस से उनका पेट भर जाता?
अंगूठे में इतना मांस तो होता नहीं है कि उनका पेट भर जाता। इसका मतलब यह है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अंगूठा खाने के लिए नहीं मांगा, तो क्लियर, खाने के लिए अंगूठा नहीं मांगा। अंगूठे का कोई व्यापार हो नहीं सकता, अंगूठे से कोई पैसा आ नहीं सकता, तो पैसा कमाने के लिए मांगा बेचकर, ये भी सही नहीं। फिर अंगूठा क्यों मांगा, और अंगूठे में भी दाहिने हाथ का अंगूठा क्यों मांगा? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य के दिमाग में खुरापात चल रही थी कि हमने तो इसको मना कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये धनुर्धर हो गया। ये इस मूल निवासी समाज में एक धनुर्धर पैदा हुआ, ये हजारों लाखों धनुर्धर इस समाज में पैदा करेगा, और हजारों लाखों धनुर्धर अगर इस समाज में पैदा हो गए तो फिर क्या होगा? इसको गुलाम बनाकर कैसे रखें? अगर हजारों लाखों धनुर्धर पैदा हो गए तो फिर इसको गुलाम बनाकर कैसे रखेंगे? नहीं, केवल इनको शस्त्र रखने का अधिकार है, तुमको नहीं है, कैसे रोक लेंगे? गुरु द्रोणाचार्य ने कहा बहुत बड़ा खतरा आ गया, इसलिए दाहिने हाथ का अंगूठा ले लिया। तब ही नहीं लिया, आज भी लिया जा रहा है। अभी ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती निकली, अभी कल परसों निकली, उसमें क्या हो गया? ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण है? 27%। उसमें दिया 9.5%। कितना है? 27% दिया, कितना? 9.5%। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि ओबीसी को 52% मिलना चाहिए, मगर सरकार क्या कर रही है? 27 भी देने के लिए नहीं तैयार, 9.5 दिया। अभी हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन घोषित किया। तो हमको समझने की जरूरत है, एकलव्य का अंगूठा तभी नहीं कटा, आज भी कटा। थ्योरी में आपका बच्चा टॉप कर सकता है, मगर जब प्रैक्टिकल का समय आएगा तो जाति देखी जाएगी, कौन सी जाति का है, वैसा नंबर उसको प्रैक्टिकल में मिलेगा। कई बच्चे थ्योरी में आगे रहते हैं, मगर प्रैक्टिकल में कम नंबर होने की वजह से वो नौकरी से बाहर हो जाते हैं, इंटरव्यू में कम नंबर होने की वजह से वो नौकरी में बाहर हो जाते हैं। ये तभी नहीं चल रहा था, ये आज भी चल रहा है, क्योंकि जब अंग्रेज चले गए तो वही लोग देश पर काबिज हो गए, जिन लोगों ने ये व्यवस्था बनाई थी वही लोग देश पर काबिज हो गए, जिन्होंने लिखा था कि इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, जिन्होंने लिखा था ये आंख से देख ले तो आंख फोड़ देनी चाहिए, जिन्होंने लिखा था ये उच्चारण करे तो जीभ काट लेनी चाहिए, वही लोग 15 अगस्त 1947 के बाद देश की सत्ता पर कब्जा हो गए अंग्रेजों के जाने के बाद में। अगर अंग्रेज नहीं आते, ज्योतिबा फूले नहीं पढ़ते, बाबा साहब का कैसे नंबर लगता? पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। अंग्रेज आए तो मौका मिला। हमारा ये कहने का मतलब नहीं कि अंग्रेज हमारे लिए बहुत अच्छे ही थे, बहुत अच्छे नहीं थे, मगर वो आए तो उन्होंने पढ़ने लिखने का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला तो हमारे लोगों को मौका मिला, और फूले साहू अंबेडकर पेरियार लड़े, और लड़े तो आज संविधान में हमको अधिकार है। इसकी वजह से बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, नहीं तो ये भी अधिकार नहीं होता। और हमारे लोग जैसे पहले गुलाम थे वैसे गुलाम के गुलाम ही रहते। ये अंग्रेजों की आने की वजह से ये मौका मिला, मगर हमारे लोगों को क्या समझाएगा? अंग्रेजों को भगाओ, देश आजाद हो जाएगा, तुम्हारी समस्याएं खत्म। मगर हमारे में जो समझदार हमारे पुरखे थे वो क्या कह रहे थे? ज्योतिबा फूले क्या कह रहे थे? ज्योतिबा फूले के पास जब रनाडे गए तो रनाडे ने कहा, फूले साहब आजादी की लड़ाई में आप शामिल हो जाओ। तो फूले ने क्या कहा रनाडे को? कहा तुम ब्राह्मण लोग जब अंग्रेज चले जाएंगे तुम्हारा देश पर कब्जा हो जाएगा। फूले तभी जानते थे कि अंग्रेज जाएंगे, कब्जा किसका होगा? ब्राह्मणों का होगा, क्योंकि ब्राह्मण अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे तो कब्जा इनका होगा, और जब इनका कब्जा होगा तो ज्योतिबा फूले ने रनाडे को कहा, गोविंद रनाडे को कहा कि तुम्हारा राज आएगा तो तुम हमारे जैसे कुल्ली किसानों के साथ बराबरी का व्यवहार करोगे?
मेरा यकीन नहीं है, मैं नहीं आता तुम्हारे पास। छत्रपति साहू महाराज के पास तिलक गए और तिलक ने कहा आ जाओ हमारे साथ। तो साहू महाराज ने कहा मैं तो राजा हूं, तुम लोग राजा के साथ खराब व्यवहार करते हो। ब्राह्मण लोग कल अंग्रेज जाएंगे, तुम्हारा राज आएगा, और जब तुम्हारा राज आएगा तो हमारी प्रजा के साथ में क्या करोगे? मैं समझ सकता हूं, इसलिए मैं नहीं आता तुम्हारे बारे। ज्योतिबा फूले को समझ में आता था कि अंग्रेज जाएंगे, ब्राह्मणों का राज आएगा। छत्रपति साहू महाराज को समझ में आता था कि अंग्रेज जाएंगे, ब्राह्मणों का राज आएगा। बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, लाला लाजपत राय उनको मिलने के लिए गए, कहा आप शामिल हो जाओ आजादी की लड़ाई में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं पढ़ने के लिए आया हूं, अभी हमारा ध्यान पढ़ाई पर है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को सवाल पूछा, जो लोग गांधी और कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे उनको सवाल पूछा कि पूछो गांधी और कांग्रेस को, ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं या देश के लोगों की भी आजादी की लड़ाई शामिल है इनकी आजादी में? देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, ब्राह्मणों का राज आ गया, मगर जो देश के लोग हैं SC ST OBC के लोग, आज भी उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। कहीं घोड़ी पर चढ़ने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं मटका का पानी छूने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं मूछ रखने की वजह से पीटा जा रहा है, कहीं जय भीम बोलने की वजह से हत्या हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, OBC की गिनती नहीं हो रही है। क्या हो रहा? देश के लोग आजाद हो गए क्या? बाबा साहब ने संविधान में एक एक अधिकार लिख दिया, मगर इसके बावजूद भी वो अधिकार हम लोगों को नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी देश पर कब्जा कर लिया। इसलिए जो दूसरा विदेशी है वो पहले विदेशी से ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक? क्योंकि जो पहला विदेशी था वो क्या करता था? 6000 जातियों में हमारे लोगों को बांटा, हर जाति का अलग नाम, हर जाति का अलग काम, हर जाति की अलग पहचान। अब लड़ते रहो आपस में लड़ते रहो। ये दूसरा विदेशी कितनी जगह लड़ाया, हिंदू मुसलमान के नाम पर केवल लड़ाया, तो 2 ही जगह लड़ाया। लेकिन जो पहला विदेशी था जो अब कब्जा किया है, वो 6000 से ज्यादा जाति के टुकड़ों में बांटकर हमारे लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। इसलिए ये ज्यादा खतरनाक, और जो ज्यादा खतरनाक है वो सत्ता में आ गया। जो पढ़ने लिखने से रोका था, धन संपत्ति रखने से रोका था, बोलने सुनने से रोका था, कुर्सी पर बैठने से रोका था, वो सत्ता में आ गया। और जिसने ये सब अधिकार दिया था वो चला गया। जो रोका था वो सत्ता में आ गया, तो आपके साथ न्याय होगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान सौंपा तो संविधान सौंपते समय कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा साबित नहीं होगा। संविधान अच्छा है मगर लागू करने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारे लोगों को जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर गुलाम बनाने का काम किया। आज भी वही लोग राज कर रहे हैं। ये असली समस्या है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस समस्या से निकलने का हथियार तो दे दिया, इस समस्या से निकलने का रास्ता तो दे दिया। गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब खड़े हुए और कहा सबको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी ने कहा सबको वोट का अधिकार क्यों दिया जाए, जो अनपढ़ लोग हैं, जाहिल लोग हैं, वोट कैसे डालेंगे? बाबा साहब ने कहा उसका रास्ता है। कहा क्या रास्ता है? कहा हमारे लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो जिन चीजों का उपयोग और प्रयोग मेहनत मजदूरी काम धंधा के लिए करते हैं, अगर उन्हीं चीजों को चुनाव चिन्ह बना दिया जाए तो अनपढ़ व्यक्ति भी वो चुनाव चिन्ह देखकर वोट डाल देगा। इसलिए भारत में चुनाव चिन्ह है, अमेरिका में चुनाव चिन्ह नहीं है। भारत में चुनाव चिन्ह क्यों है? क्योंकि बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी कि सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। 1 वोट 1 बाइट, सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। तो सबको वोट का अधिकार मिल गया। अब सबको वोट का अधिकार मिल गया तो संख्या किसकी ज्यादा? अरे हमारी।
85% लोगों की ज्यादा है। SC ST OBC माइनॉरिटी, जिनको शूद्र अछूत आदिवासी जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया गया, जिनका शोषण हजारों साल से हुआ, उनकी संख्या ज्यादा है। हथियार दे दिया बाबा साहब ने, तुम्हारी संख्या ज्यादा है। लोकतंत्र में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक तुम्हारा हो, क्या हम उस अधिकार का उपयोग कर पा रहे हैं? हम दुनिया भर की बात लोगों को समझाते हैं, अरे ये समझाओ ना, ये बात समझाओ। दुनिया भर की बात समझाने की जरूरत नहीं, ये समझाने की जरूरत है कि हमारी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है, उस ताकत का अगर हम उपयोग करें तो हम लोग राजा बन सकते हैं। ये बात लोगों को समझाने की जरूरत है, दुनिया भर की बात समझाने की जरूरत नहीं, ये बात समझाने की जरूरत है कि अगर इसका लेकर हमारे लोग क्या करते हैं, इस ताकत को कुछ समझते ही नहीं। 500 रुपया में वोट डालते हैं, मुर्गा में वोट डालते हैं, दारू में वोट डालते हैं, पैसे में वोट डालते हैं, साड़ी कंबल लेकर भी वोट डालते हैं। और अब इससे भी ज्यादा बड़ा मामला होगा, अब हम OBC कहते हैं, SC कहते हैं, ST कहते हैं, 85%। लेकिन पार्टी वाले क्या करते हैं, हर बिरादरी का एक एक नेता बनाया हुआ, वो बिरादरी का नेता उनकी बिरादरी में आता है और क्या कहता है, सारी बिरादरी आगे चली गई, बस अपनी बिरादरी ही पीछे रह गई, इसको भी आगे ले जाना है। तो गांव देहात के आदमी सुनते हैं, कहते यार बात सही है, जब नेताजी बता रहे हैं कि सारी बिरादरी आगे चली गई, अपनी ही पीछे रह गई है, तो इसको भी आगे ले जाना है। और नेताजी आए हैं तो नेताजी आगे लेकर जाएंगे, इसलिए नेताजी के पीछे सारी बिरादरी के लोग इकट्ठा हो जाए। अब बिरादरी नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे, बिरादरी नेताजी के पीछे, नेताजी अमित शाह के पीछे, नरेंद्र मोदी के पीछे, राहुल गांधी के पीछे, सोनिया गांधी के पीछे, तो फिर क्या होता है, फिर नेताजी कहते हैं देखो अध्यक्ष हमारी बिरादरी की इतनी संख्या है, इतना वोट मिल सकता है, अगर हमें मंत्री बना देते हो तो इतना वोट मिल सकता है। हम नेताजी बन गए मंत्री, किसके बल पर, बिरादरी के बल पर। नेताजी बन गए मंत्री, नेताजी के पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी हो गया, गनर नहीं थे, गनर हो गए, और पुलिस वाले भी सिक्योरिटी में लग गए। जब नेताजी मंत्री बन गए तो लग गए, जगह जमीन नहीं थी वो भी हो गई, बिजनेस व्यवसाय नहीं था वो भी हो गया, नेताजी का मामला सब ओके हो गया। मगर जनता का क्या होगा, जनता को कुछ नहीं मिला, उसकी गिनती ही नहीं हुई 75 साल। अब OBC की तो यही समस्या है, हम मंच से बोलते हैं, कहते 52% है, और जब समाज में जाते हर जाति का एक एक नेता है, वो जो नेता है वो नेता अपनी अपनी पार्टी में लेके जाता है और समाज की गिनती के लिए बात नहीं करता है, केवल वोट डलवाने के लिए बात। वोट हमारा लेता है, हमारा कोई फायदा नहीं करता है। कुछ लोग आग जलाने में भी मदद करते हैं और फिर आग पर पानी डालने के लिए भी बोलते रहते हैं। पहले आग लगवाते हैं, फिर घर जलने लगता है, फिर दुख व्यक्त करते हैं, अरे नहीं घर जल रहा है, बहुत दुख हो रहा है, घर नहीं जलना चाहिए, आग बुझनी चाहिए, तो आग लगाने वाले का साथ ही क्यों ले रहे? अभी सरकार में कई नेता मंत्री बने, अलग अलग बिरादरी के बने होंगे, जब आरक्षण में एक मामला आता है तब रोना रोते हैं, अरे आरक्षण तो नहीं खत्म होना चाहिए, तो बहुत गलत हो रहा है। अरे आरक्षण खत्म होने करने वालों को ताकत देने का काम कर रहे हो, फिर वो खत्म कर रहे हैं तो फिर रोना रोने का काम कर रहे हो, तो ये दोहरा कैरेक्टर जो है इसको समझने की जरूरत है। नहीं तो ये जो जाति का नशा है ना, ये नशा कुछ होने नहीं देगा। देखो आरक्षण जो मिला, अधिकार जो मिला, ये किसी एक जाति के नाम पर नहीं मिला, ये जातियों के समूह के नाम पर मिला है। जातियों का एक समूह शेड्यूल कास्ट है, जातियों का एक समूह शेड्यूल ट्राइब है, जातियों का एक समूह OBC है, तो ये जातियों के समूह के नाम पर मिला है। अगर पूरा OBC इकट्ठा होगा तब 52% होगा, और OBC की एक एक जाति इकट्ठा होगी तो कभी भी कोई लड़ाई जीत नहीं पाएगी। तो इस बात को समझने की जरूरत है, जाति से ऊपर उठना,
दूसरा धर्म से ऊपर उठना होगा। क्यों? जैसे कोई मुद्दा खड़ा होता हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, कोई चुनाव आ गया हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, चलो हिंदू के नाम पर मुस्लिम के नाम पर वोट दे। 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। कितने दिन से लड़ रहे हैं? कम से कम 75 साल से तो लड़ ही रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं। अच्छा चलो 75 साल हो गया, या तो हमको फायदा हो जाता या तो मुसलमानों को फायदा हो जाता। अरे दो लड़ते, दोनों में से एक को फायदा होना चाहिए था ना। शिवाजी महाराज और औरंगजेब लड़ते, तो जब शिवाजी महाराज जीतते तो किला किसके कब्जे में जाता था? शिवाजी महाराज के। और जब औरंगजेब जीतते थे तो किला किसके कब्जे में जाता था? औरंगजेब के। इसका मतलब जो जीतता था उसको फायदा होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? 75 साल से हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ओबीसी और मुसलमान लड़ रहा है। फायदा या तो ओबीसी को हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान को हो जाना चाहिए। तो ओबीसी को फायदा हुआ, पहले मुसलमान का फायदा गिना देते हैं, क्योंकि ओबीसी के लोगों को लगता है कि मुसलमानों को ज्यादा फायदा हो गया होगा, तो पहले वही गिना देते हैं। सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब है। किसने रिपोर्ट दिया? सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब हो गई। सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दे दी। सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दे दिया कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब हो गई। ये कांग्रेस के जमाने की रिपोर्ट थी। 8 साल से बीजेपी राज कर रही है, तो ये और ज्यादा खराब हो गई होगी, ऐसा मान सकते हैं। तो मुसलमानों की हालत खराब है। ओबीसी की गिनती तक नहीं हुई तो ओबीसी की भी हालत खराब है। हालत दोनों की खराब है, मगर दोनों लड़ रहे हैं तो फायदा किसी एक को भी नहीं हो रहा। एक दिन मुझे एक बजरंग दल का कार्यकर्ता हमारी मीटिंग में आ गया। सारी बात सुनने के बाद उसने कहा कि पटेल जी, बात तो आपकी सब सही है, मगर एक दिक्कत है। हमने कहा क्या दिक्कत है? कहा देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसको कैसे रोके? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, पहले इसको ही तुमको समझाते हैं, बाकी जितना मैंने कहा अभी उस पर सोचना बंद कर दो, पहले इस पर समझ ले। तो हमने कहा चलो मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा खतरा है। तो पहले ये बताओ कि आजादी के 75 साल में कितने मुसलमान देश के प्रधानमंत्री हैं? तो हमारा चेहरा देखने लगे, तो मैं समझ गया कि इसको पता नहीं है कि आजादी के 75 साल में कितने मुसलमान देश के प्रधानमंत्री बने, इसको पता नहीं है। तो हमने कहा, मैं कहूंगा तुम मानोगे नहीं, गूगल पर सर्च करो कि कौन कौन देश के प्रधानमंत्री बने, तो पता करो उसमें कोई मुसलमान भी बना कि नहीं बना, पहले पता करो। तो उसने पता किया, निकाला गूगल, कहा सर एक भी नहीं बना। हमने कहा चलो अभी तो तुम्हारा संकट खत्म हो गया कि अभी तक कम से कम नहीं बना। अच्छा आगे कोई बनने की लाइन में है? मुसलमानों की कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है? कहा अभी तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा चलो सरकार पर मुसलमानों का कब्जा नहीं होगा, ये तुम्हारा एक संकट खत्म हो गया। अब थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोच लो, मुसलमान 75 साल में नहीं बना तो हम बन गए क्या? थोड़ा सोचो तो उस लिस्ट में ये भी देखो कि ओबीसी कितने लोग 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बने, ये भी देखो। हमने कहा एक भी ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। या तो देवगौड़ा बने थे या तो चौधरी चरण सिंह बने थे। चौधरी चरण सिंह काम ही नहीं करने पाए, इतना कम समय के लिए बने, और देवगौड़ा ने जाति जनगणना का फैसला लिया, उनका समर्थन वापस ले लिया ब्राह्मणों ने, सरकार गिर गई और देवगौड़ा की सरकार भी नहीं चली। अब नरेंद्र मोदी ओबीसी के नाम पर केवल वोट लूट रहे हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, मेरा अपमान होता है। नरेंद्र मोदी की जाति मंडल कमीशन में नहीं थी, नरेंद्र मोदी ने अपनी जाति को बाद में ओबीसी की सूची में डालने का काम किया। और नरेंद्र मोदी बने नहीं है, बनाए गए। और बनाने वाले कौन है? 3.5% के ब्राह्मण। तो जिन लोगों ने बनाया उन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी आपको भाषण करने में बहुत महारत हासिल है, आपके भाषण को लोग बहुत सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ऐसा करो
हर समय चुनाव चलता रहता है, इतना बड़ा देश है, आप चुनावी मोड में रहो, आपको सरकार देखने की जरूरत नहीं है, सरकार हम आरएसएस वाले देख लेंगे, आप चुनावी मोड में रहो, केवल भाषण करते रहो। और अगर चुनाव नहीं रहेगा देश में तो आपको विदेश का प्रोग्राम बना देंगे, आप विदेश में भाषण करो, देश में भाषण करो, विदेश में भाषण करो, और समय बचता है तो गंगा में जाओ, आरती करो। उसके बावजूद भी समय बचता है तो मन की बात करो। 2019 के बाद नई समस्या पैदा हुई। अब मन की बात सुनने वाले लोग नहीं रह गए, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया मन की बात सुनने में। तो आरएसएस के लोगों ने कहा ये तो नया संकट पैदा हो गया कि अब तुम्हारे मन की बात में लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा, तो इसलिए ऐसा करते हैं कि सुनाने के लिए अब कोई तो सुनना चाहिए। जब तुम मन की बात करोगे तो कोई तो सुनना चाहिए, तो कौन सुनेगा? अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसा करते हैं, मास्टरों को ऑर्डर कर देते हैं, डंडा लेकर बच्चों को लाइन लगाकर बिठाएंगे और तुम्हारे मन की बात बच्चों को सुनाने का काम करेंगे। तो आजकल मास्टर जो है वो स्कूल में जबरदस्ती बच्चों को मोदी जी के मन की बात सुना रहे हैं। और कहा कि आपने परीक्षा दिया नहीं दिया, इस पर बड़ा लोग विवाद कर रहे हैं, लेकिन आप परीक्षा की बात तो कर सकते हो, डिग्री पर विवाद है कोई बात नहीं, परीक्षा की बात तो आप कर सकते हो। तो मोदी जी ये सारा काम करते, मगर 8 साल में ओबीसी की बात नहीं की, सारी बात किया, ओबीसी की बात नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। एक मुख होता है, एक मुखौटा होता है। मैंने मुखौटा नहीं लगाया, मेरा चेहरा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं किसी का मुखौटा लगा दूं मेरा चेहरा छुप जाएगा, उसका चेहरा दिखेगा। आरएसएस के ब्राह्मणों ने सोचा कि ओबीसी के लोग जागृत हो गए हैं, अब अगर हम किसी ब्राह्मण को देश का प्रधानमंत्री घोषित करेंगे, ओबीसी समर्थन नहीं करेगा, हमारी सरकार नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या किया, मोदी का मुखौटा अपने चेहरे पर लगाया। हम देखते हैं तो मोदी का चेहरा दिखता है, मगर पीछे से सरकार कौन चला रहा है? आरएसएस बीजेपी के लोग सरकार चलाने का काम पीछे से कर रहे हैं। और इसलिए 8 साल की सरकार में ओबीसी के फेवर में एक भी फैसले नहीं हुए। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति रोक दी गई। ओबीसी की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। आज के ही अखबार में है, उत्तर प्रदेश का केवल आंकड़ा बता रहा हूं, आज के अखबार में 6 लाख ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिली इस सत्र में। 6 लाख बच्चे वंचित हो। और सबसे ज्यादा वोट कौन देता है? भाजपा, ओबीसी देता है। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? ओबीसी का हो रहा है। तुम्हारा ही वोट लेकर तुम्हारा ही नुकसान करने का काम कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं। जानवरों की गिनती हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया, ओबीसी की नहीं। अरे हैरानी की बात है। अरे कुत्ते बिल्ली सबकी होती है, हमारी क्यों नहीं हो सकती भाई? जानवर की हो रही। अच्छा चलो, गिनती के बगैर विकास होगा? अरे गिनती के बगैर तो घर में खाना नहीं मिलता। आप घर के बाहर रहते हो तो महिला जो घर में खाना पकाती है वो टेलीफोन करती है कि खाना खा कर आओगे या घर में खाओगे। जब आप बोलते हो घर में खाएंगे तो घर में गिनती होती है, तब आपका खाना पकता है, नहीं तो नहीं पकता है। गिनती के बगैर तो खाना घर में नहीं पकता है, गिनती के बगैर हिस्सा कैसे मिलेगा? पता होना चाहिए सरकार को। सरकार क्या नारा लगा रही? सबका साथ सबका विकास। अब साथ तो ले लिया क्योंकि हमारे लोग समझदार हैं, ओबीसी के लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं, वो समझ गए अरे विकास तो बाद में होगा, पहले साथ देना पड़ेगा। तो ओबीसी के लोगों ने 2 बार साथ दे दिया, 14 में भी दे दिया, 19 में भी दे दिया, कहा 2 बार साथ ले लो, अब विकास करो। अब ओबीसी को इतना समझ में ही नहीं आती कि विकास करने के लिए आंकड़ा चाहिए, डाटा चाहिए कि ओबीसी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने हाई स्कूल पास लोग हैं, कितने हाई स्कूल फेल लोग हैं, कितने इंटरमीडिएट पास लोग हैं, कितने इंटरमीडिएट फेल लोग हैं, कितने ग्रेजुएट लोग हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, कितने सरकारी घर में, कितने कच्चे मकान में रहते हैं, कितने पक्के मकान में रहते हैं, कितने सरकारी नौकरी करते हैं, कितने प्राइवेट नौकरी करते हैं, कितने भूमिहीन है, कितने के पास घर नहीं है, कितने के पास रोजगार नहीं है, कितने के पास साइकिल नहीं है, कितने के पास मोटरसाइकिल नहीं है, कितने के पास कार नहीं है। ये सारा आंकड़ा आएगा
तब आपके विकास की योजना बनेगी। मगर ये सारा आंकड़ा कहाँ मिलेगा? जब आपकी जनगणना होगी तब ये सारा आंकड़ा मिलेगा। लेकिन आपका वोट लेने वाली सरकार आपकी जनगणना करना नहीं चाहती है और आपको नारा लगवाती रहती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और पता नहीं क्या क्या कहती है। और आप नारे में मंत्रमुग्ध हो जाते क्योंकि ओबीसी के लोग नहीं, बहुत अच्छा बोलता है, अरे बहुत अच्छा बोलता है, उसमें तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा है कि नहीं है ये भी तो सोचो। अरे अच्छा तो गाना भी लोग गाते हैं, अच्छा तो और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा है कि नहीं है ये भी तो सोचना पड़ेगा। हमारे लोगों को हल्दी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे जब हल्दी दूर से देखकर ही हमारे लोग पीले हो जाते हैं तो इनको लगाने की क्या जरूरत है? तो नरेंद्र मोदी ओबीसी के नाम पर सरकार बनाते हैं, मगर ओबीसी के ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कोई भी मूर्ख से मूर्ख आदमी खोज लो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो तो कहेगा भाई साहब आप मुझे मूर्ख समझते हो, मैं भी मानता हूं मैं मूर्ख हूं, लेकिन इतना मूर्ख मुझे मत समझो कि मैं कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर चलाऊंगा। इतना भी मूर्ख मैं नहीं हूं। महामूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी को मूर्ख नहीं कहा जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते? नरेंद्र मोदी को मूर्ख नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों चल? तो कुल्हाड़ी नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे, कुल्हाड़ी चलाने वाला हाथ और है। मोदी जी तो केवल कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है उसका काम कर रहे हैं, चलाने वाला कोई और है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। 75 साल में एक भी ओबीसी का व्यक्ति 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। मैंने जब उसको कहा उसकी आंख ही खुल गई, बोला ये तो मुझे पता ही नहीं था। उनको मुसलमानों को भी कुछ नहीं मिला और हमको भी नहीं मिला। मुसलमान भी प्रधानमंत्री नहीं बना, ओबीसी भी प्रधानमंत्री नहीं बना। हमने कहा चलो अभी तुम्हारी समस्या धीरे धीरे और खत्म हो जाएगी। मैंने उसको पूछा चलो हम और मुसलमान लड़ रहे हैं तो नौकरियों में कौन है? तो क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में कौन है? उसने कहा सर मुझे नहीं पता है। हमने कहा भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय का आंकड़ा है कि क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में 79.2%, मतलब लगभग 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों में कौन है? ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। कितना? लगभग 80%। अगर 80% वो हैं तो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी मिला के कितना होगा? 20%। 80% वो लड़ रहे हैं हम और मुसलमान। न हमारा कब्जा है नौकरियों में न उनका कब्जा है। जहां से कानून बनता है संसद पर वहां ब्राह्मणों का कब्जा, न हमारा कब्जा न मुसलमान का कब्जा। जहां से कानून का पालन होता है आईएएस पीसीएस अधिकारी वहां न हमारा कब्जा न मुसलमान का कब्जा, ब्राह्मणों का कब्जा। जहां से न्याय मिलता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओ, टार्च लेके जाओ, कितने मुसलमान जज हैं ढूंढो, ढूंढो कितने हैं ढूंढो, कितने ओबीसी हैं ढूंढो, नहीं नहीं अब नहीं है, फिर भी मुसलमानों का कब्जा हो जाए। तो जहां से न्याय मिलता वहां भी ना हम है ना मुसलमान। और जो हमको बताता है क्या सही है क्या गलत है, पत्रकारिता, अखबार, टीवी चैनल। कितने चैनल मुसलमानों के और कितने चैनल ओबीसी के? अरे मैंने पता किया तो बहुत सारे उर्दू में छपने वाले पेपर भी वही लोग चलाते हैं। हैरानी की बात है, उर्दू में छपते हैं फिर भी वो लोग चलाते हैं बहुत सारे, क्योंकि वो सोचते हैं मुसलमानों के अंदर भी अपनी बात डाली जाए। जब हम उर्दू पेपर भी चलाएंगे तो मुसलमान पढ़ेगा तो हम तो समझेंगे। ओबीसी का भी टीवी अखबार नहीं, मुसलमान का टीवी अखबार नहीं। सवाल ये है कि जब देश में न मुसलमानों को हक अधिकार मिला न ओबीसी एससी एसटी को हक अधिकार मिला, तो 75 साल में हम और मुसलमान किस बात की लड़ाई लड़ रहे और आगे भी हम किस बात की लड़ाई लड़ने की सोच रहे हैं?
क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं? किस बात की लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई लगाई जा रही है। अगर ये लड़ाई हमारी और मुसलमान की होती तो 75 साल में या तो हमको फायदा हो जाता या मुसलमान को फायदा हो जाता, लेकिन न हमें फायदा हुआ न मुसलमान को फायदा हुआ, क्योंकि हम लड़ने वाले हैं, लड़ाने वाला कोई और। जो लड़ाने वाला है उसको फायदा है। वो हमारे गली मोहल्ले में आता है और क्या कहता है, हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा। हमारे लोग कहता है, हमारे लोगों को कुछ ABCD पता नहीं, वो इकट्ठा हो जाते हैं। और 3.5% का आदमी जो गांव में अपने वोट से सरपंच नहीं जिता सकता, पंच नहीं जिता सकता, वो देश का प्रधानमंत्री बनाता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाता है। फिर आपकी पिटाई होती है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है, आपके हक अधिकार खत्म किए जाते हैं, आपका आरक्षण खत्म किया जाता है, फिर आप चिल्लाते हो। जब आप ऐसे व्यक्ति का ऐसे इस आधार पर वोट दोगे तो यही होगा, वो आपको भड़का करके वोट ले रहे और उसका फायदा लड़ने वालों को नहीं हो रहा, लड़ाने वालों। 3 समय हम लोग बहुत बड़े वाले हिंदू होते हैं। कब अगर वोट डालना हो तो हमारे मुकाबले का कोई हिंदू नहीं, चंदा देना है तो हमारे मुकाबले का कोई हिंदू नहीं, और अगर मुसलमान से लड़ने का मामला आ जाए तब हम ही हिंदू हैं, तब पंडित जी हिंदू नहीं है, तब वो 3.5 किलोमीटर पीछे और हम 3.5 किलोमीटर आगे लड़ाई। जब 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% OBC को 27% आरक्षण मिला। 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, लगा दिया। 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं होगा, संविधान में लिखा है? नहीं लिखा है, लगा दिया। मंडल की केवल एक सिफारिश लागू किया। अगर OBC इस बात को समझता, दिल्ली घेर लेता तो 52% नौकरियां OBC को मिल जाती, मगर ब्राह्मणों ने सोचा अगर OBC को 52% मिल जाएगा तो इसके 52 पर तो हम ही कब्जा करते ही अपना ले लेगा, तो हम कहां जाएंगे। उन्होंने कहा ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई बदलना पड़ेगा। उन्होंने लड़ाई बदल दिया। विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, प्रवीण भाई तोगड़िया, रितंबरा जैसे तमाम OBC के नेताओं को आगे किया और क्या कहा, आडवाणी में रथ यात्रा निकाला, मोदी को उसका सारथी बनाया, कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। OBC के लोग जिनको दिल्ली जाना था 52% आरक्षण के लिए, वो अयोध्या चले गए। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिर गई, OBC का मुद्दा हवा में उड़ गया। आज तक OBC को आरक्षण का फायदा नहीं हो रहा है, OBC का नुकसान हो रहा है। मगर चलो मंदिर की लड़ाई लड़े थे तो मंदिर में ही हिस्सा ले लेते। अरे आरक्षण की लड़ाई छोड़ दिया, मंदिर की लड़ाई लड़े तो मंदिर में हिस्सा ले लेते। मंदिर बन रहा है, हवा लगने दिया क्या विनय कटियार का? जब शिलान्यास हो रहा है तो हवा लगने दिया। कल्याण सिंह को हवा लगने दिया, लिया ट्रस्ट में, उमा भारती को लिया ट्रस्ट में, रितंबरा को लिया, प्रवीण भाई तोगड़िया को लिया। अरे जितने फायर ब्रांड थे वो कहां हो गए, कहां गायब हो गए, कहां हवा में उड़ गए। लड़ाई मंदिर की लड़े, मगर मंदिर में हिस्सा नहीं चाहिए। मंदिर में पंडित लोग ही ट्रस्टी रहे। मंदिर में ट्रस्टी बनने के लिए OBC हिंदू नहीं है, लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए मुसलमान से OBC हिंदू है। बेवकूफ बनाकर खाते हैं इतना, जन्म से लेकर मरने के बाद तक तो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। पैदा हमारे लोग करते हैं, नाम उससे पूछ कर रखते हैं, और लड़के को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना देते हैं, शादी की तारीख उससे पूछ कर रखते हैं। जिंदा तो खाता ही खाता, मरने के बाद भी नहीं छोड़ता, हर साल खाता है, मरने के बाद भी छोड़ता ही नहीं है। तो इतना ज्यादा एक यादव को रखो, एक मौर्य को रखो, एक गरड़िया को रखो राष्ट्र में, क्यों नहीं रखे? अब हम लोग हिंदू नहीं है, वोट लेने के लिए केवल हिंदू हैं क्या? अरे दूसरे को क्या रखेंगे? विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती को नहीं रखा, दूसरे को क्या रखेंगे? आंख तो कम से कम अब खुल जानी चाहिए कि लड़ाने वाला और है, लड़ने वाले हम लोग हैं।
लड़ने वालों का नुकसान हो रहा है और लड़ाने वाले लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा किए हुए हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। इसलिए अब ये बात तय करने की जरूरत है। अब जाति के नाम पर नहीं, धर्म के नाम पर नहीं, भाषा के नाम पर नहीं, क्षेत्र के नाम पर नहीं, हक अधिकार के नाम पर लड़ाई हो। हक अधिकार के नाम पर लड़ाई। और हक अधिकार की लड़ाई क्या है? SC, ST, OBC माइनॉरिटी जिसे बहुजन कहा जाता है, वो देश में कितना है? 85%। तो पुरानी गिनती है। आज गिनती हो जाए तो 90 के ऊपर जाए। पुरानी गिनती तो सबकी गिनती करो और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना सभी क्षेत्रों में हिस्सा दे। एक माँ बाप के 4 बेटे होते हैं तो चारों को बराबर बराबर संपत्ति ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है? किसी को कम ज्यादा होती है। अरे जब देश आजाद हुआ, देश दूसरे के कब्जे में था, आजाद हुआ तो एक बार सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए था। फिर जो ज्यादा मेहनत करता है वो ज्यादा बनाता है, जो कम मेहनत करता है वो अपना नुकसान करता है। लेकिन एक बार तो सबको बराबरी का अवसर मिलना चाहिए था, मगर वो बराबरी का अवसर आजादी के 75 साल में नहीं मिला और 3.5% के लोग देश की सत्ता और व्यवस्था पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। इसलिए इस लड़ाई को लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और एक ही लड़ाई लड़ना। सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्से। 2011 में गिनती हुई थी, 2021 आ गया, सरकार ने कहा कोविड आ गया है इसलिए गिनती नहीं कर सकते। 21 के बाद 22 चला गया, 22 के बाद 23, चुनाव धड़ाधड़ हो रहे हैं, उसके लिए कोविड नहीं है। तो गिनती के लिए कोविड क्यों? गिनती के लिए भी कोविड नहीं। भाजपा को डर लगा हुआ, गिनती घोषित करेंगे, ओबीसी की नहीं घोषित करेंगे तो अब 92 वाला ओबीसी नहीं है, 2023 चल रहा है, पानी बहुत सर से बह चुका है, 2023 चल रहा है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने ऐलान किया ओबीसी की गिनती नहीं होगी, गिनती होने नहीं दी। अगर ओबीसी की गिनती नहीं होगी तो गिनती होने नहीं देंगे, ये उनको भी पता। कई बार हम लोग भारत बंद कर चुके। 2011 में भी हम लोगों ने कहा था जाति आधारित जनगणना नहीं तो हमारे घर में जानकारी नहीं। 11 में हमारा संगठन कमजोर था, 23 में तो उसका कई सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत हो गया है। अभी तो उनको भी पता, उनके पास भी खुफिया एजेंसियां वो रिपोर्ट करती रहती है। उन्होंने देखा अरे हेडक्वार्टर घेर लिया आरएसएस का, किसी की औकात नहीं हुई अभी तक आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाने की। 3-4 लाख लोग चले गए हेडक्वार्टर। पुलिस वाले परेशान थे, बोले बस करो बहुत हो गया। आरएसएस वाले तो ताला बंद करके चले गए, ताला बंद करके भाग गए थे। हम लोग उनको कुछ करने वाले नहीं थे, हम लोग तो केवल मोर्चा लेके जाते संवैधानिक तरीके से, मगर उनको डर लगा वो भाग गए। तो आज हमारी ताकत है और ये जो ताकत है इस ताकत से हमारा दुश्मन डरा हुआ है और इसलिए वो तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाने का काम करता है। चाहे वो संगठन को तोड़ने का मामला हो, चाहे हमारे लोगों को जाति धर्म भाषा क्षेत्र के नाम पर गुमराह करने का मामला हो, तमाम प्रकार के या हमारी ही जाति बिरादरी से तमाम नेता पैदा करके हमारे समाज को गुमराह करने का मामला हो, तमाम प्रकार के हथकंडे हमारा दुश्मन अपना रहा है, क्योंकि उसे पता चल रहा है कि लोग जागृत हो। और जब से सोशल मीडिया आ गया तब से कहना ही क्या है, हर आदमी यूट्यूब पर। मैं तो बाद में पहुंचता हूं, मैं पहुंचता हूं तो लोग आके मिलते हैं, सर मैं आपको यूट्यूब पे सुनता हूं। मैं बाद में पहुंचता हूं और यूट्यूब मुझे पहले पहुंचाता है, फेसबुक मुझे पहले पहुंचाता है, व्हाट्सएप मुझे पहले पहुंचाता है। तो ये सोशल मीडिया जो है ये आज की तारीख में ग्लोबल मीडिया है, फ्री मीडिया है और फास्ट मीडिया। ये चल रहा है, लाइव चल रहा है, कहां कहां के लोग देख रहे हैं पता नहीं। टीवी वाले दिखाएं, अखबार वाले दिखाएं, ना दिखाएं, अभी इस पर सारी चीजें रुकी हुई नहीं है, अभी बातें आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए साथियों हम लोगों को मजबूती के साथ लगने की जरूरत है। गांव गांव में संगठन बनाने के, देखो 2 विचारधाराओं का टकराव,
एक आरएसएस की विचारधारा, एक फूले साहू अम्बेडकर पेरियार की विचारधारा है, एक आपको गुलाम बनाने वाली विचारधारा है, एक आपको आजाद करने वाली विचारधारा है। अब जो गुलाम बनाने वाली विचारधारा है उसने अपनी फ्रेंचाइजी गांव-गांव में खोल रखा है, उसकी दुकान गांव-गांव में खुली हुई है। अब आपको आजाद करने वाली जो ये विचारधारा है इसकी दुकान भी गांव-गांव में खोलना पड़ेगा, गांव-गांव में जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा और लोगों को इस बात के लिए तैयार करना पड़ेगा। इस प्रकार का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। और अब जब ये सब हो रहा है तो हमारा दुश्मन एक ही बात बोलने वाले कई संगठनों को भी खड़ा कर दे रहा है। ये भी आप लोग देख रहे हो कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि अरे यही बात तो चौधरी साहब भी बोल रहे हैं, यही बात तो मेसराम साहब भी बोल रहे हैं, यही बात तो फलाने साहब भी बोल रहे हैं, यही बात तो ढकाने साहब भी बोल रहे हैं। अब सही कौन है, कहाँ जाए? आप परेशान हो जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको समझने की जरूरत है। अगर आपको 4 आदमी मिले, एक आदमी के पास साइकिल है, वो कह रहा हम अमेरिका जा रहे हैं, एक आदमी के पास मोटरसाइकिल है, वो कह रहा हम अमेरिका जा रहे हैं, एक आदमी के पास कार है, वो कह रहा हम अमेरिका जा रहे हैं, और एक आदमी के पास अमेरिका का वीजा भी है, पासपोर्ट भी है और फ्लाइट का टिकट। तो आप किसको मानोगे कौन अमेरिका जाएगा? क्या साइकिल वाला अमेरिका जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या मोटरसाइकिल वाला अमेरिका जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या कार वाला अमेरिका जा सकता है? नहीं जा सकता है। लेकिन जिसके पास हवाई जहाज का टिकट है और अमेरिका का वीजा है वो अमेरिका जा सकता है, और बाकी उसमें से साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, कार वाला अमेरिका नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से इतना बड़ा क्रांति, इतना बड़ा आंदोलन करना है तो संगठन की ताकत चाहिए, संगठन की शक्ति चाहिए, संगठन का नेटवर्क चाहिए, सक्षम नेतृत्व, सक्षम लीडरशिप चाहिए, जो डरे ना, दुश्मन की आंख में आंख डालकर कह सके जेल ले चल रहे हो ले चलो, फांसी पर चढ़ाना चाहते हो चढ़ा दो, गोली मारना चाहते हो मार दो, लेकिन हम अपनी आइडियोलॉजी से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा नेतृत्व और सक्षम संगठन अगर होगा तो ही देश में परिवर्तन हो सकता है। ये बात हम लोगों को समझ करके काम करने की जरूरत है। नहीं तो आजकल मुझे लोग मिलते हैं, सर वो भी ऐसे बोलते, वो भी ऐसे बोलते, वो भी ऐसे बोलते, वो भी ऐसे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देखो ताकत किसके पास है जो इसको पूरा कर सकता है? केवल मुंह से पूरा हो जाएगा, हमारा कोई सुन लेगा, कल वो भी यही बोल लेगा तो पूरा कर लेगा। अरे संगठन हमारे पास है, कल वो भी आके बोल लेगा तो उससे थोड़ा ही पूरा हो जाएगा। तो इसलिए साथियों इन सब बातों को समझने की जरूरत है। और देश में एक ही लड़ाई अब होगी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबकी गिनती करो, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। ये लड़ाई होगी और इस लड़ाई के लिए आप लोगों को गांव-गांव जाना है, गांव-गांव तैयारी करना है, गांव-गांव कमेटी बनाना है और गांव-गांव कमेटी बना करके राष्ट्रव्यापी मजबूत आंदोलन और जन आंदोलन खड़ा करना। क्योंकि अभी वोट तक ही मामला नहीं रह गया, अभी ईवीएम में चोरी हो रही, घोटाला हो रहा है। मेसराम साहब तो ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा चला रहे हैं और उन्होंने चुनाव आयोग को कहा है कि अगर ईवीएम की गड़बड़ी ठीक नहीं हुई तो ईवीएम फोड़ने का काम है। तो उसकी तैयारी भी हमको करने की जरूरत है। दुश्मन आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, दुश्मन आपको आपके लक्ष्य से भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्ष्य के साथ और मजबूती के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करके रखना होगा। भविष्य में ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा, इसके लिए भी अभी से तैयारी करके रखना होगा। साथियों इन तमाम मुद्दों पर
आप लोगों को बताने का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग तो समझ गए, लेकिन गांव गांव बताने का काम आप लोगों को करना होगा। संगठन बनाने का काम करना होगा, संगठन शक्ति निर्माण करने का काम करना होगा, ताकि भविष्य में जो आंदोलन, जो जन आंदोलन हम लोग करना चाहते हैं, उस आंदोलन, उस जन आंदोलन को कामयाबी हासिल हो, सफलता हासिल हो। इस प्रकार से आप लोग करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपने विस्तार से आंदोलन को समझाने का प्रयास किया।